नमस्ते, मैं हूं याज्ञवल्क्य और फ्रेम में जो साथ दिख रहे हैं चिर परिचित होंगे कम से कम भाजपा के लिए तो शर्तिया। वनवासी क्षेत्रों में काम करने वाले, राजनीति से जुड़े ट्राइबल्स के लिए भी चिर परिचित चेहरा है। यूं नाम है रवि भगत। पुराना परिचय है बीजेपी के दृढ़ प्रतिज्ञ कार्यकर्ता, इस समय बीजेपी से निष्कासित, बीजेपी के कभी आंखों के तारा रहे, इस समय बीजेपी के आंखों के कंटक। हालिया दिनों एक मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सुशासन की सरकार ने रवि को जेल भेज दिया। 2 रातें गुजार के रवि हाजिर हो गए। मैं वही जानने समझने आया हूं कि देवतुल्य कार्यकर्ता की पार्टी में एक देवतुल्य कार्यकर्ता का ये हश्र क्यों हुआ है और वो देवतुल्य कार्यकर्ता अब आगे करना क्या चाहता है। नमस्ते रवि। जी भैया नमस्कार। जोहार। कैसे हैं? ठीक है भैया, बढ़िया। कैसी रही जेल यात्रा गुरु? जेल भी सीखने को मिला। वहाँ अलग अलग किस्म के लोग मिले। कुछ लोग आदतन थे तो कुछ लोग क्षणिक भर के डिसीजन के कारण वहाँ परेशानी में हैं। कुछ लोगों को सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो मेरे जाने के बाद कई लोग मिलना हुआ। कई लोग अपने घर का संदेशा, कोई समस्या, वहाँ भी जिस फील्ड से आते हैं राजनीति के, मुझे लगा कि वहाँ भी वही काम चल रहा था। कई बार बातचीत हुआ कि यहाँ भोजन कैसा है, रहना कैसा है, तो सारी चीज़ों को बात करते हुए वहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसा आपने बताया कुछ लोग आदतन थे, कुछ क्षणिक आवेश में गए। तो रवि, आप आदतन वजह से गए या क्षणिक आवेश में गए? शायद मैं आदतन हूँ और कभी कभी आवेश में भी आ जाता हूँ। ये दोनों बातें आप कह सकते हैं, क्योंकि मेरा राजनीति का शुरुआत अगर देखेंगे तो मैं 5वीं पढ़ता था। उस समय गांव में मध्याह्न भोजन नया नया प्रारंभ हुआ था। लगातार 10-15 दिन से खाली चावल दिया जाता था और सब्जी नहीं दिया जाता था, ना दाल नहीं दिया जाता था। तो मैं उस समय विद्रोह कर लिया गांव के बच्चों को लेकर कि झरन गांव को बचाना है, तो उस सरपंच को हटाना है। मतलब पूरे गली में नारा लगाते हुए, कोई अगर थोड़ा सा रहता तो शायद बीओ ऑफिस तक चले जाके वो आंदोलन कर लेता। इसलिए सभाओं में आंदोलन का है और कभी कभी कुछ चीज़ें चुप जाती है तो आवेश में भी आके और भिड़ जाते हैं। मुझे याद है आपसे आखिरी मुलाकात जब हुई थी तब भी आप भाजपा में थे, निकाले नहीं गए थे। अब निकाल दिए गए हैं। आप तो भाजयुमो में रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, वनवासी कल्याण आश्रम में रहे, कई आपने अनुषांगिक संगठन और खुद बीजेपी के दायित्वों का निर्वहन किया। ये तो देवतुल्य कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुनती है। आप ऐसा क्या खुरापात किए आदतन होने के नाते कि आपको पार्टी बोली कि जाइए नमस्ते? ऐसे निकाल दिया गया नहीं कहेंगे, मैंने इस्तीफा दिया। आपने इस्तीफा दिया था पर उन्होंने कहा हमने निकाल दिया। मैं उन अपनी बातों कहूँगा। मैं मुझे मेरे कुछ व्यक्तिगत कारण रहे तो मैंने रिजाइन किया। क्या है, मैं राजनीति में हूँ जी। और लगभग लंबे समय से हूँ। क्षेत्र में आरक्षण महिला हुआ जनपद पंचायत का, तो कुछ लोगों की सलाह से श्रीमती जी को जनपद लड़ा दिया और इस बार वो जिला पंचायत में है। तो दोनों को राजनीति में भाग दौड़ करना पड़ता है, इसलिए घर की स्थिति परिस्थिति थोड़ा मैनेज करने में दिक्कत हो रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे अब थोड़ा सा श्रीमती जी को चुनावी राजनीति में जाना देना चाहिए, मुझे घर के कुछ काम को करना चाहिए, और इसीलिए मैंने रिजाइन पत्र लिखा और मुझे लगता है कि पार्टी ने उसको स्वीकार कर लिया। तो फिर ऐसा क्या है कि जेल पहुंच गए आप? क्योंकि राजनीति में लंबे समय से रहे भी, आप भी जानते हैं, कोई व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करता है तो लोग उनके पास आके विभिन्न विषयों को बताते हैं। तो एक ये जो अभी का विषय तो नहीं है, ये मैं पिछले बार भी जब श्रीमती जी जिला पंचायत सदस्य थी तो उनको एक स्कूल में साइकिल बांटने के लिए आमंत्रित किया गया था। मैं उनको छोड़ने गया तो मैंने देखा कि साइकिल की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। उस समय शिक्षा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास था। मैंने उसी समय फ़ोटो खींचा और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को कहने का प्रयास किया था कि ये साइकिल हमारी बेटियों को देने के लायक नहीं है, कभी भी दुर्घटना हो सकता है, नुकसान हो सकता है, ऐसा मैंने उसमें पोस्ट किया था। और वो विषय इस समय पूरा साइकिल वितरण का समय आया तो मुझे लगा कि मुझे इस विषय पर बोलना चाहिए, कोई बोले या नहीं बोले, क्योंकि हम एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की बात कहते हैं और इस प्रकार से गुणवत्ताविहीन साइकिल को देना उचित नहीं है। इसलिए मैंने सिस्टमेटिक सिस्टम में जाके मैंने इस विषय को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी शिकायत किया कि पिछले साल यहाँ ऐसा ऐसा साइकिल वितरण हुआ था जो कि गुणवत्ताविहीन है। तो वहाँ से मुझे बी ऑफिस से एक जवाब आया कि हमने समिति बनाई है, समिति ने जांच किया, समिति ने सही पाया और हमने उसको बांटा है। मैंने उसके बाद भी बीओ को पत्र लिखा, जिला मतलब विकासखंड शिक्षा अधिकारी को, कि सर आप कह रहे हैं कि आपका
जांच समिति है उन्होंने तथ्य दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि साइकिल ठीक नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए, फिर वितरण होना चाहिए, अन्यथा मैं विरोध करूंगा, विरोध की जिम्मेदारी आपकी होगी। मैंने उनको भी दिया, जो मेरे साथ ही मेरे मित्र हैं, जिला पंचायत में उपाध्यक्ष हैं, तो शिक्षा समिति के पदेन सभापति हैं, तो उनको भी मैंने एक पत्र जाके दिया कि ये साइकिल की गुणवत्ता ठीक नहीं है, और अगर ज़बरदस्ती इसको बांटा जाएगा तो मेरे द्वारा विरोध किया जाएगा। और एन वक्त पे जब बांट रहे थे, मैं उसमें वहाँ उपस्थित हुआ, और वहाँ के शिक्षक को मैंने इतना ही कहा कि ये किस कंपनी की है, कितने कीमत की है, और कितने दिन चलेगी, उसकी क्या वारंटी है। तो उनके पास कोई दस्तावेज ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि एक वारंटी उसमें लगा हुआ है, वही वारंटी है, हमारे पास ऐसा कोई विषय नहीं है, शासन से आया है, हम शासन से बांट रहे हैं, शासन के योजना अनुसार बांट रहे हैं। तो मैंने उन जाके उसका स्टिकर देखा, तो उसमें हीरो कंपनी का स्टिकर था, और जब अलग अलग पार्ट को मैं देखने लगा तो किसी में क्रॉस कंपनी, किसी में कावेरी कंपनी, और पूरे साइकिल में जंग लगे हुए थे, मतलब वितरण हो नहीं पाया था और जंग लगा था। मैंने वो जनप्रतिनिधि को उसी बात को कहा कि आप या तो इसको अच्छा है कह दीजिए, अगर अच्छा नहीं कह रहे, आपके आंख में दिख रहा है खराब है तो खराब है कह दीजिए, कुछ तो कहिए। ये मैंने कहा कि भाई एक बार तो बीओ साहब आए, और बीओ साहब आए और बोले कि चलो भाई आज नहीं बांटते हैं, इसकी जांच के लिए लिख देते हैं, लेकिन उनके साथ साथ ही पुलिस आई, वो मुझे ज़बरदस्त उठाई और मुझे जेल दाखिल करा दिया गया। मेरा वहाँ जनप्रतिनिधियों से या बीओ साहब से या प्राचार्य जी से इतना ही आग्रह था कि एक व्यक्ति उस चीज़ का विरोध कर रहा है तो कहीं ना कहीं कोई तो कारण होगा। एक पत्र लिख सकते थे कि साइकिल की गुणवत्ता पे सवाल खड़े हो रहे हैं, इसकी जांच की जानी चाहिए। वो जांच की जानी चाहिए, पत्र लिखने के बजाय उन्होंने मुझे जेल भेजना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि 1 तारीख को हम क्षेत्र की मांग को लेकर एक सड़क था उसका चक्का जाम करने वाले थे, तो उनको लगा कि ये एक बहाना है, चक्का जाम भी इसका फेल हो जाएगा और ये हमारा काम भी पूरा हो जाएगा वितरण का। मुझे जेल भेजने के बाद इतने ढीठ लोग हैं कि उसके जांच के लिए लिखना चाहिए, वो मुझे पुलिस के हवाले करके उस साइकिल को बांटे और बाकायदा सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि हम आज इस स्कूल पे साइकिल बांटे। तो समझ में नहीं आता कि जब कोई व्यक्ति कह रहा है तो थोड़ा तो उस पर गंभीरता से लेना चाहिए। ये सड़क का क्या मुद्दा था, और सड़क के मुद्दे को लेके भी काफ़ी चर्चाएं रही आपकी? हमारे विधानसभा के 2 विकासखंड हैं, लेलूंगा विधानसभा जहाँ से मैं आता हूँ, एक लेलूंगा एक तमनार। उस सड़क को जोड़ने वाला एकमात्र, उस दोनों विकासखंड को जोड़ने वाला एकमात्र सड़क है जो पिछले 20 साल से कभी बनने का, पिछले कार्यकाल भूपेश बघेल जी के समय भी उसको बनने की घोषणा की गई थी। अभी भी उसकी घोषणा हुई है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सड़क पे कोई चिंता नहीं किया जाए, लेकिन घोषणा हुई है। क्षेत्र की जनता का यही कहना है कि जैसे भूपेश बघेल जी ने बनाने का वादा करके नहीं बनाया, हो सकता है अभी भी ऐसा ही होगा, इसलिए हम इस सड़क पे आंदोलन करना चाहते हैं। उस क्षेत्र के युवा मेरे साथ आए और हम सब ने मिल के उसको एक चक्का जाम का आंदोलन तय किया, और 1 तारीख को तय हुआ था, और उस पर हमने 1 तारीख को आंदोलन भी किया। क्षेत्र के हजारों लोग आए, और मैं आपको कहना चाहूँगा मुझे जब मैं संपर्क में गया था तो जो व्यक्ति कुछ नहीं बोल पाएगा, ऐसा लगता था सरपंच है, पूर्व सरपंच है, ऐसे लोगों को उस समय जब बोलने के लिए दिए तो उनकी जो पीड़ा बाहर आई, मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे राजनीतिक वक्ता उस प्रकार की शैली में नहीं बोल पाएंगे, ऐसे उनका 20 साल का दर्द सबके सामने आया। ये सरकार तो खुद को सुशासन की सरकार कहती है, संवाद पे भरोसा करते हैं ये कहती है, फिर ये स्थिति क्यों बन रही है? अब संवाद तो हुआ नहीं है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा कि संवाद हुआ तो कितना हुआ, कैसे हुआ, मैं उस पर ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। मेरे से किसी प्रकार की कोई उस सड़क के विषय में, ना साइकिल के विषय में, ना अन्य विषय में कहीं कोई संवाद नहीं हुआ। अब आपके भविष्य की योजना क्या है? यूँ जेल यात्रा तो करके आ गए आप। देखिए, भविष्य की योजना बहुत अपन जीवन में बना के नहीं चले। जब स्कूल में थे उस समय घर वालों की इच्छा थी कि आप पढ़ाई करो, नौकरी कुछ ना कुछ लग जाना चाहिए, परिवार में सहारा होगा, लेकिन उस समय एक धारा में बहते गए और समाज के लिए काम करते गए यहाँ। और बहुत कभी कोई प्लानिंग करके कि युवा मोर्चा में थे या राजनीति में कर रहे हैं तो टिकट मिल जाए, टिकट के लिए ही योजना बना के काम करें, ऐसी कोई योजना से कभी काम नहीं की है। इसलिए यहाँ से कोई योजना बना के जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन क्षेत्र की जनता के हित में जो विषय रहेंगे, मुझे लगता है कि जनता का कोई काम रहेगा उसके लिए क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे और खुद के छोटे मोटे काम करके जीवन यापन का रास्ता तय। आप डीलिस्टिंग या वनवासियों के हितों के लिए भी लंबे अरसे तक लड़ते रहे। एक रैली दिल्ली में निकलनी थी, रैली के बारे में बताया गया कि हाँ भैया डीलिस्टिंग का मुद्दा है, और वहाँ पहुँचते पहुँचते उसका कलेवर बदल गया।
वो जनजातीय सम्मेलन की शक्ल में आ गया। मंच पे जो अमित शाह जी मौजूद थे, ना उन्होंने कुछ कहा ना अन्य वक्ताओं ने कुछ कहा। तो डीलिस्टिंग के मुद्दे पे रवि क्या लगता है, ठगे गए? देखिए, डीलिस्टिंग के काम के लिए जो एक मंच बनाया गया है, जनजाति सुरक्षा मंच, वो अब भी काम कर रहा है। लेकिन जब हम धरातल पे काम किए, जिले में रैली किए, तो डीलिस्टिंग की रैली हुई, डीलिस्टिंग के विषय में भाषण हुआ, गीत हुए, चाहे वो जिले का रैली हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ प्रदेश का हो, या छत्तीसगढ़ के अलग अलग, मतलब देश के, छत्तीसगढ़ नहीं, देश के अलग अलग प्रदेशों में जितने भी जिले से लेकर प्रांत तक के रैली हुए, उसमें डीलिस्टिंग की बात कही गई। अंतिम योजना रचना तक भी हम डीलिस्टिंग की ही बात कर रहे थे। और दिल्ली में जाने के बाद रहा होगा संगठन का कोई विषय, क्योंकि मुझे उस बैठक में आमंत्रित किया गया था, मैं किसी कारण से नहीं गया, तो उसकी योजना रचना का मैं सहभागी नहीं हो पाया। अंतिम तक हम लोग जब तक गए डीलिस्टिंग की, हम लोग डीलिस्टिंग के गीत गाते गए, डीलिस्टिंग के बैनर लेके गए, लेकिन वहाँ डीलिस्टिंग का विषय ना होते हुए जनजाति उत्थान, जनजाति विकास की बातें हुई। उसमें कुछ मंच के वक्ताओं ने डीलिस्टिंग के विषय को मंच पे उन्होंने रखा अपनी ओर से, लेकिन जैसा स्वरूप होना चाहिए डीलिस्टिंग की जो बातें हुई थी वो नहीं रहा। और उस विषय पे हमने, जो संगठन के प्रमुख लोग हैं उनसे भी बातचीत हुई। अगली एक बैठक है, उसमें भी हम उस बात को कहेंगे कि जैसी योजना रचना धरातल पे बनी थी वो ऊपर जाते तक वो बदल गया, जिससे जनता में या उस फील्ड में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के हमने थोड़ा सा संशय का विषय है कि हम कर कुछ रहे हैं और हो कुछ रहा है, या ये डीलिस्टिंग का विषय अंतिम पड़ाव तक जाएगा कि नहीं, डीलिस्टिंग हो पाएगा कि नहीं, ये लोग जनता सवाल कर रहे हैं। इस विषय को संगठन के बैठकों में रखेंगे। रवि, एक चीज़ बताइए, क्या ये सही नहीं है कि जैसा आपके विरोधी कहते हैं, आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं, और महत्वाकांक्षाओं को जब पुचकार नहीं मिलती, पूर्ति नहीं मिलती, तो आप बागी तेवर अपना ले रहे हैं। आप ये चाहते थे कि आपकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष बने, नहीं बनी, आप बागी हो गए, आप नाराज हो गए। डीएमएफ के मुद्दे को लेकर आपके अपने कुछ हेतु थे, वो पूरे नहीं हुए, आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा दिया, और अब आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि अब तो मुझे चुनाव लड़ना है ललूंगा से। सारी कसरत कवायद इसी के लिए। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं उन बातों का मैं जवाब दूंगा। बिना महत्वाकांक्षा के मुझे लगता है कि आज के समय में दुनिया नहीं चलती। हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है, उसके पीछे वो क्या चाहता है वो अलग अलग परिदृश्य में अलग अलग लोग सोचते हैं। डीएमएफ का विषय, सबसे पहले मैं उसी पे आता हूँ। क्या डीएमएफ की राशि से प्रभावित क्षेत्र में अच्छा हॉस्पिटल बन जाए, एक अच्छा खेल मैदान मिले, कॉलेज में लाइब्रेरी की व्यवस्था ठीक हो जाए, या क्षेत्र के जो डायरेक्ट प्रभावित लोग हैं उनके यहाँ मूलभूत सुविधाओं का काम हो जाए, अगर ये मेरी महत्वाकांक्षा है, तो इस महत्वाकांक्षा को पूरा करते हुए अगर मैं अपना कुछ सोचता हूँ, तो मैंने सोचा है कि राजनीति में हूँ, राजनीति में इन विषयों को उठाऊंगा और ये विषय का समाधान होगा तो क्षेत्र की जनता मुझे पसंद करेगी, और हो सकता है मैं कभी जीवन में चुनावी राजनीति में आऊँ तो मेरे काम आएंगे। इतनी मेरी महत्वाकांक्षा थी, और मैंने उसको जिस माध्यम से जिनके पास लिख के देना था उन्हें दिया, लेकिन उस पर कोई पहल नहीं हुआ। और जब पेपर में एक छपता है कि डीएमएफ की राशि से रायगढ़ का विकास किया जा रहा है, तो मेरा उसी पे छोटा सा एक सवाल था। पेपर में लिखा था कि रायगढ़ के विकास के लिए वित्त मंत्री जी और कहीं से फंड ला सकते हैं, लेकिन केंद्र की नीति जो डीएमएफ पे बनी है, उस नीति के तहत प्रभावित क्षेत्र के लोगों को अगर यह राशि उनके मूलभूत सुविधाओं के लिए दिया जाता तो अच्छा होता। इतना भर मेरा सवाल था। अगर ये मेरी महत्वाकांक्षा है तो मैं बिल्कुल महत्वाकांक्षी हूँ। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अपनी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना चाह रहा था। सिस्टम से विपक्ष के कार्यकाल में मेरी पत्नी ना हो के वो चाहती तो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते घर में बैठ सकती थी, जनपद सदस्य थी बराबर, चाहे वो रायपुर का कोई आंदोलन रहा हो, चाहे बिलासपुर का कोई आंदोलन रहा हो, यानी कि मैं लेलूंगा से पदयात्रा करने जब मैं निकला तो मेरे साथ मंदिर में पूजा करने आई थी। उनको क्या लगा कि मेरा पति जब जा रहा है तो मैं भी चलती हूँ करके नंगे पाँव 100 किलोमीटर की पदयात्रा की। अगर ऐसे में अगर उनकी और दोनों को मेरी इच्छा होती है कि जिला पंचायत अध्यक्ष बना देना चाहिए, तो अगर संगठन को गलत लगता है तो मैंने ये गलत किया है। और उसी समय अगर मेरी महत्वाकांक्षा अति होती तो मैं वहाँ विरोध करता तो काफ़ी लोग मेरे साथ आ सकते थे, लेकिन मैंने संगठन के निर्णय को वहीं पे स्वीकार किया कि चलो भाई संगठन जो तय कर रहा है वो ठीक कर रहा है। और बनाए भी किसको, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, बनाए भी इसको जिसको 6 महीना पहले जिसकी पति को भाजपा में ओपी चौधरी जी ने प्रवेश कराया था। वो महिला राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं थी। भाजपा के अन्य किसी सक्रिय महिलाओं को बना देते तो बहुत सबको खुशी होती,
लेकिन सबने, क्योंकि भाजपा में आप जानते हैं कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा विरोध नहीं करते, सबने निर्णय को स्वीकार करते, वहाँ से हम उस किस्से को ख़त्म कर दिए। मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर ये मेरी महत्वाकांक्षा है तो मैं बिल्कुल महत्वाकांक्षी हूँ। ओपी चौधरी सत्ता के अंदर एक प्रभावशाली चेहरा है। यूं कहा जाता है कि कोई गुट नहीं है, पर इसके साथ ही स्थापित सत्य है कि ओपी एक क्षत्रप हैं सत्ता के भीतर। संगठन में भी उनकी दखल है। तो ये आ बैल मुझे मार रवि भगत क्यों कर रहे थे आप? आपको क्या लगा कि कार्यकर्ता के रूप में आप उनसे सीनियर हैं और ट्राइबल हैं, इसलिए आपकी बात सुनी जाएगी? देखिए, कार्यकर्ता के रूप में तो समय हमने अधिक दिया है, और ट्रैबल है इसलिए सुनी जाएगी नहीं, मैं कुछ सही बातों को कह रहा हूँ इसलिए सुनी जाएगी ये उम्मीद था। ट्रैबल होने का कोई, मैं उसको विक्टिम कार्ड खेलना मैं नहीं चाहता कि मैं ट्रैबल हूँ इसलिए हर मेरी बात को मान ली जाए इस प्रकार से। ठीक है, वो भी संगठन में प्रदेश के महामंत्री रहे, इसलिए संगठन की दृष्टि से उनका भूमिका है, और केंद्र मतलब अभी प्रदेश में मंत्री हैं इसलिए उनका वजन है, आप जैसा कह रहे हैं। तो उसमें कहीं आ बैल मुझे मार वाली बात नहीं, मैंने अपने विषय को रखने का प्रयास किया। अब वो उसमें जो बातें आई सामने, सबके सामने है। इतना सब होने के बाद बीजेपी के वर्तमान स्वरूप से, वर्तमान चेहरे से, वर्तमान परिस्थितियों से रवि भगत को कोई नाराजगी, क्षोभ या दुख है? देखिए, कोई पीड़ा नहीं है। क्षेत्र की समस्याओं का विषय है, जिस स्वभाव के लिए अपन जाने जाते हैं कि क्षेत्र के लिए कुछ करना है, ले लूँगा, मेरी जन्मभूमि है, मैं ले लूँगा के लिए कुछ करना चाहता हूँ, करने की मंशा है, उसी दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। किसी से नाराज़गी, किसी से शिकायत या कोई विरोध का कोई विषय नहीं है। ये डिप्लोमेटिक आंसर है। मैं किसी का विरोध कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो क्षेत्र में कुछ अव्यवस्थाएं हैं, उन अव्यवस्थाओं को ठीक करने की बात कर रहा हूँ। इसमें किसी को अगर विरोध लगता है तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। क्या रवि अब रोल मॉडल बन रहे हैं कई उन कार्यकर्ताओं का जिनके मन में पीड़ाएं हैं? क्या है सही है? लोग आपसे संपर्क करते हैं? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में सब अलग अलग लोगों को सुनते हैं, समझते हैं, जिनको लगता है कि इनकी बातें अच्छी है उनको सुनी जाती है, और मुझे लगता है कि मैं अभी किसी का रोल मॉडल बनने की स्थिति में बहुत हूँ। लेकिन जो बातें मुझे ठीक लगती है, जो बातें मुझे कहना जरूरी लगता है, उन बातों को कहने का प्रयास करता हूँ। विष्णुदेव साय प्रदेश के मुख्यमंत्री उसी क्षेत्र के हैं जिसके आप हैं। जी बिल्कुल। उनसे आपका संपर्क संवाद नहीं हो पा रहा, उनसे आप बात नहीं कर पाते हैं कि ये सब गड़बड़ हो रहा है? जैसे शिक्षा विभाग के समय आपने साइकिल का मुद्दा उठाया, अभी साइकिल के ही मुद्दे पे आप जेल पहुंच गए, तो आप मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बता पा रहे हो? तो पड़ोस के ही विधायक तो हैं। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि जितना मुझे बोलना चाहिए मैंने उनके पास भी उन विषयों को, काफ़ी विषयों को रखा है। अभी साइकिल के विषय को मैंने वैसा उनसे कोई संवाद या बातचीत नहीं किया है। पहले भी मैंने उसको सोशल मीडिया में डाल के एकदम उसको इंगित नहीं कराया था कि साइकिल का स्थिति खराब है करके, उसमें सोशल मीडिया में डाल के मैंने उस विषय को छोड़ दिया था। बाकी क्षेत्र के जो विषय हैं, जब भी मुलाकात होती रही है मैं उनसे बातचीत करते रहा। रवि चुनाव लड़ेंगे क्या निर्दलीय? से समय पे छोड़ देते हैं भैया। अभी इस स्थिति में मैं नहीं हूँ कि मैं चुनाव लड़ लूँ या किसी पक्ष में जाऊँ, क्योंकि अभी खुद के आर्थिक स्थिति को संभालने का विषय है, परिवार को भी देखना है। स्थानीय स्तर पर रह के स्थानीय मुद्दों को कितना उठा सकते हैं अभी उठा रहे हैं, वो समय तय करेगा कि चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। कई बार चुनाव इस रूप में भी लड़ा जाता है कि लड़े भी नहीं और जीतने वाले को हरा दिए। क्या रवि वो भूमिका तय कर रहे हैं? देखिए, वो भूमिका तय नहीं कर रहे हैं, लैलूंगा के लिए भला हो, लैलूंगा के लिए अच्छा हो, इसलिए काम कर रहे हैं। उसमें क्या होगा क्या नहीं है मैं अभी से नहीं कह सकता। बीजेपी में वापसी की कोई मनमानस है, मंशा है, मानसिकता है, या आप ठीक है भैया तुम वहाँ हम यहाँ चले गए? देखिए, वापसी की मंशा या मान मनोबल का कोई विषय रहता रहा, मैं पहले भी कुछ मीडिया के साथियों से बातचीत करते हुए मैंने उस विषय को कहा है कि मैं आके रायपुर में प्रदेश अध्यक्ष जी को, कि संगठन मंत्री जी को अपना इस्तीफा सौंपता, बातचीत होती, समझाता होता, या जो भी आगे की बातें होती। लेकिन मुझे लगा कि अभी शायद राजनीतिक दृष्टि से मुझे आगे बढ़ना या राजनीतिक दृष्टि से भाजपा में काम करना, मुझे स्थिति मेरी नहीं है। क्योंकि आज राजनीति में या पार्टी की राजनीति में आप 4 दिन किसी कार्यक्रम में नहीं आए तो आपको लोग भूल जाएंगे। आपको बहुत सक्रिय रहना होगा। मुझे लगता है कि आजकल हर महीने का शेड्यूल जारी होता है, उस शेड्यूल में आपको समय देना पड़ेगा, और उस समय, वो उतना समय देने की स्थिति में वर्तमान की स्थिति में मैं नहीं था।
इसलिए मुझे लगा कि अभी मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए और बाकी भविष्य की राजनीति समय संबंधित छोड़ते हैं। अपना समय दिया रवि, शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे रवि भगत। जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि राजनीति में हर बात कही नहीं जाती, बोली नहीं जाती, उसके लिए शब्द नहीं लाए जाते हैं, उसको संकेतों में कहा जाता है। रवि ने स्पष्ट तौर पे ये नहीं कहा कि भाजपा से नाराज़गी है, क्षोभ है, दुख है, लेकिन एक सवाल था मेरा कि भैया चुनाव इसलिए भी लड़ा जाता है बगैर खुद लड़े कि कोई जीतने वाला जीत रहा हो तो हार जाए। रवि ने जो जवाब दिया है वो गौरतलब है। आक्रोश की अभिव्यक्ति या पीड़ा या तकलीफ का जो शब्द थे उसको थोड़ा बता के, थोड़ा छुपा के ये रवि क्या करना चाह रहे थे, इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, वो शब्द है सियासत। रवि ने अपने इस साक्षात्कार में सियासत और राजनीति का इतने बार प्रयोग किया है कि ये तो साफ है रवि राजनीति से नाता नहीं तोड़ेंगे, मगर बीजेपी उस नाते में कहीं मोड़ में भी है ऐसा महसूस नहीं होता। तो अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, क्योंकि हर मुलाकात सूचना लाती है, जानकारी लाती है, और हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।